हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे हीट एंड मास के प्रीवियसली क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चन के सेकंड सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल के दिन में रिवीजन करवाया था रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के लॉ को समझे थे। सबसे ज्यादा हमारा फोकस तब था कंडक्शन पे। एक्चुअली आप देख सकते हैं तो मैं अभी कंडक्शन चैप्टर के इनिशियल टॉपिक्स में पहुंच चुका हूं, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं तीन तीन चैप्टर्स में डिवाइड कर सकता हूं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन के लॉज के साथ सम्स और डिटेल में हम लोग उनके साथ करेंगे, पर अभी के ज्यादातर जो सम्स है ये ओवरऑल लॉज को डिफाइन करते हैं और आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट लॉज से रिलेटेड का क्लियर करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गेट के क्वेश्चंस किए थे, थोड़े बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, इस वजह से हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस को उस वीडियो के अंदर में टारगेट नहीं कर पाए। आज हमारा टारगेट रहेगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस को करना। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, बट आए हैं। विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो इन टूडेज वीडियो। तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ वॉल ऑफ थिकनेस 0.6 मीटर विड्थ हैज अ नॉर्मल एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर एंड इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0.4 watt per meter Kelvin. The temperature on the two sides are 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ होता तो अच्छा रहता, पर इसका अभी हम लोगों को कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थ्रू अ प्लेन स्लैब लिखा हुआ है L अपॉन ए के। ये हम लोगों ने डिराइव किया था L अपॉन ए के। तो यहाँ पे अवेलेबल डेटा में देखा जाए तो आप लोगों को क्या क्या डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो थिकनेस, मतलब आप लोगों को L दिया हुआ है 0.6 मीटर। एरिया नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एरिया आप लोगों को दिया हुआ है 1.5 मीटर स्क्वायर, और थर्मल कंडक्टिविटी की दी हुई है 0.4 वॉट पर मीटर केल्विन। मतलब ये सम बहुत इजी है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी चीजें डायरेक्टली दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 1.5 इंटू 0.4। तो हमको पता है 1.5 इंटू 0.4 ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू 0.6 ही हो जाएगी। तो 0.6 अपॉन 0.6 इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 तो ठीक है, पर इसमें यूनिट क्या? एक्चुअली 1 तो एक ही आंसर में है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग समझ गए होंगे। पर कभी कभी देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू दो अलग अलग यूनिट में दी हुई है, तो हमेशा याद रखिए हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए दैट हम लोग ऐसा लिखते हैं दैट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। तो आर थर्मल जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन क्यू। सारे के सारे यूनिट्स की वैल्यू जब आप लोग पुट करते हो तो अल्टीमेटली आप लोगों का थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बचना चाहिए वो बचता है केल्विन अपॉन वॉट। ये आप लोगों को याद रखना है, पर डिग्री सेंटीग्रेड और एल्स पर डिग्री केल्विन अपॉन वॉट। इसका आंसर आप लोगों को ये इस यूनिट में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए W अपॉन के लिखा हुआ है, ये थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे K अपॉन W होना चाहिए, क्योंकि ऊपर डेल्टा टी आता है और हीट ट्रांसफर नीचे आता है। ओके, हम लोग चाहे तो एक्चुअली यहाँ पे करना चाहे तो देखिए आप लोग यूनिट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाता है हमको पता ही है, वॉट पर मीटर केल्विन। तो देखिए ये मीटर भी ऊपर चला जाएगा, केल्विन भी ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर बन के इसके साथ कट हो जाएगा, तो केल्विन अपॉन वॉट बचता है। तो यहाँ पे हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए के अलावा देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है केल्विन पर वॉट, ये मेरा ध्यान नहीं था। तो देखिए सेम टाइप के यूनिट में आप लोगों को याद रखना है कि थर्मल रेजिस्टेंस का जो आप लोगों का यूनिट बन जाएगा फॉर कैलकुलेशन वो बन जाएगा आप लोगों का केल्विन पर वॉट। ये बात का ध्यान रखिए, बहुत छोटी सी आसान सी चीज लगती है, पर ऐसे अब जब आप लोगों को दो दो यूनिट का ऑप्शन दिए हुए हैं तब आप लोग पक्का गड़बड़ करोगे। तो ये क्वेश्चन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2006 और 2007 में दोनों में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है, बट हम लोगों को करने में इसको मजा आएगी। टू वॉल्स ऑफ सेम थिकनेस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया और थिकनेस सेम है, हैव थर्मल कंडक्टिविटीज इन द रेशियो ऑफ 1:2। If the temperature difference is maintained across the two faces of both the wall, what is the ratio of flow Q1 upon Q2? तो आप लोगों को Q1 upon Q2 का रेशियो पूछा है, IES 2008 का क्वेश्चन है। अगर हम लोग फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन अप्लाई करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला बनता है हमारा, और नीचे हमारा ये बन जाएगा के वन ए वन डी टी अपॉन डी एक्स, और माइनस के टू ए टू डी टी अपॉन डी एक्स। पर यहाँ पे आप लोगों को डेटा क्या दिया हुआ है, दैट योर थिकनेस इज सेम, मतलब डी एक्स वन
और dx आप लोग इसको वहां पे सिंप्लीफाइड लॉ भी लीनियर लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनस के डेल्टा टी अपॉन L1, ये वाला लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। और ये नीचे माइनस के टू एरिया टू डेल्टा टी अपॉन L2। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि dx1 इज इक्वल टू dx2, मतलब L1 इज इक्वल टू L2, क्योंकि पहले दिया हुआ है टू वॉल ऑफ सेम थिकनेस सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो जाएगा A1 इज ऑल्सो इक्वल टू A2। एंड द थर्ड केस गिवन इज के थर्मल कंडक्टिविटी इन रेशियो, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इफ देयर इज अ सेम टेंपरेचर डिफरेंस अक्रॉस द बोथ द वॉल्स, मींस डेल्टा टी ऑफ वॉल 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी ऑफ वॉल 2, यू कैन से डेल्टा टी ऑफ वॉल 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी ऑफ वॉल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2। तो आप लोगों को कौन सा डेटा कट हो जाएगा, देखिए एरिया कट हो गया, T1 L1 सब कट हो गया, तो बच्चा क्या, खाली माइनस K1 अपॉन K2, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। That means you should remember this that Q1 upon Q2, this can be helpful in number of questions एग्जाम में, हम लोगों को समय नहीं गंवाना है, is equals to K1 upon K2। तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट दिया हुआ है कि रेशियो K1 अपॉन K2 का 1/2 है, तो ये Q1 अपॉन Q2 का भी रेशियो 1/2 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बिकम योर आंसर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोगों को थर्मल कंडक्टिविटीज का रेशियो दिया हुआ और हीट फ्लो आप लोगों को निकालना है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दैट Q1 अपॉन Q2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2। ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया, प्लीज लाइक जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोगों को एक मोटिवेशन फैक्टर के तौर पे मिलता है। सेम क्वेश्चंस अब यहाँ पे अलग चीज पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर जो 3 आप लोगों का ये बन रहा है आज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2008 का ही क्वेश्चन है। अ कंपोजिट वॉल ऑफ अ फर्नेस has two layers of equal thickness, double layered wall है, having thermal conductivities in the ratio of 3:2। what is the ratio of the temperature drop across the two layers, what is the ratio of temperature drop across the two layers। यहाँ पे सीधी सी बात है, हम लोगों को एक बात पढ़ाई गई है कंपोजिट वॉल में, मैंने आप लोगों को बताया था that there is a steady state heat transfer। steady state heat transfer means the heat flow through the wall 1 should be equal to the heat flow through the wall 2। तो ये पिछले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये कंपोजिट वॉल का नहीं था, दो अलग अलग वॉल का कंपैरिजन था, तो मैंने वहां पे Q1 अपॉन Q2 का रेशियो लिया था। यहाँ पे वॉल कंपोजिट है, कंपोजिट वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है, एग्जाम में कभी भी कुछ भी अज्यूम करके काम मत करना वरना गड़बड़ कर दोगे आप लोग। सो पुटिंग द फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन हियर, ये हो जाएगा माइनस के ए dt by dx for cross section 1 1 1 and minus ka dt by dx for cross section 2 2 2 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को क्या क्या डेटा दिया हुआ है, हियर इट इज गिवन दैट थिकनेस इज इक्वल, मतलब dx1 इज dx2, ये कट हो जाएगा। दूसरी क्या चीज आप लोगों को दिए हुए, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो दिया हुआ है, आप लोगों को टेम्परेचर ड्रॉप निकालना है। एरिया की कुछ बात नहीं करी हुई है, यहाँ पे कुछ एरिया की बात करी है नहीं करिए, तो वी कैन अज्यूम दैट योर एरिया इज आल्सो इक्वल। तो बचता क्या है हमारे पास, दैट K1 इंटू डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू K2 इंटू डेल्टा T2। मैंने लिनियराइज कर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी दैट K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, पर आप लोगों को निकालना है डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, सो दिस शुड बी इक्वल टू K2 अपॉन K1। सी, आप लोगों को मैंने दो इक्वेशन दो सम्स में सिखा दी। ये जो इक्वेशन है हमारी, जो आज की सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने सीखी, मैंने आप लोगों को तब भी बताया था दैट द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस एनी वॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये शॉर्ट में याद रख लीजिए, पहली चीज के हीट फ्लो जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो अगर आप लोगों को दो वॉल्स का कंपैरिजन पूछा है और वहां पे हीट फ्लो पूछ रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली उसको थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा, तो डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, वहां पे रेशियो को खाली उल्टा करना है आप लोगों को। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी K1 अपॉन K2 का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे किसका रेशियो दिया हुआ है, K1 अपॉन K2 का रेशियो दिया है 3:2। सो ऑब्वियस सी बात है दैट K2 अपॉन K1 का रेशियो क्या बन जाएगा, 2/3। सो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये बन जाएगा डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2/3, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। बहुत आसान सी ट्रिक है। अब अगर मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप लोगों को एग्जाम में सोचना नहीं है ज्यादा। ऑलवेज रिमेंबर दैट हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ड्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर थर्मल कंडक्टिविटी। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आप लोगों को ट्रिक्स पता हो, तो आप लोग वहां पे समय गवाए बिना इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए
तो आप लोग डायरेक्टली उसकी वैल्यू अपने लॉज के हिसाब से, अपने फंडामेंटल के हिसाब से पुट कर सकते हैं। दो चीजें समझ लीजिए, वापस मैं बता रहा हूँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड डेल्टा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। इतना समझ लीजिए, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 में दिया हुआ, वॉल इज शोन अबोव इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ए एंड बी, मींस कंपोजिट वॉल है, आप ऐसा मान सकते हैं। द टेम्परेचर आर ऑल्सो शोन इन द स्केच, आप लोगों को T1 T2 T3 तीनों टेम्परेचर दे दिए हैं, इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी दे दिया है। द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू लेयर्स इज K1 अपॉन KA अपॉन KB इज इक्वल्स टू 2। तो आप लोगों को यहाँ पे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द वॉल, मतलब आप लोग बोल सकते हो, आप लोगों को L1 अपॉन L2 निकालना है, शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे कंसेप्ट हमारा। यहाँ पे से मैं लिखना चालू करूँ तो आप लोगों को क्या है कि स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी आसानी मिले, तो यू कैन राइट दैट Q1 इज इक्वल्स टू Q2 बिकॉज हम लोगों ने ऐसा माना है दैट देयर इज ऑलवेज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। और स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होता है, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लीनियर लॉ अप्लाई कर सकते हैं, दैट K1 A1 डेल्टा T अपॉन L1 डेल्टा T1 लिख देता हूं इज इक्वल्स टू K2 A2 डेल्टा T2 अपॉन L2। डायरेक्ट सी बात है। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट करूं, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को एरिया के बारे में कुछ दिया हुआ है, एरिया के बारे में कुछ भी चीज दी हुई नहीं है, तो आप लोग ऐसा मान सकते हो दैट देयर इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। मानना क्या है, सही बात ये देखिए, परपेंडिकुलर एरिया इस वॉल का इस वॉल के साथ सेम ही होगा। जो परपेंडिकुलर एरिया जो होगा वो ये वाला यूं सेम ही होगा दोनों तीनों वॉल्स में। तो हम लोगों को एरिया की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, तो एरिया तो कट हो गया। बचा गया हमारे पास खाली K1 की वैल्यू, तो यहाँ पे KA में लिखता हूँ इनटू डेल्टा T1। अब देखिए डेल्टा T1 मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा वैल्यू 1325 माइनस इंटरमीडिएट टेम्परेचर दैट इज 1200। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1325 माइनस 1200 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने लीनियराइज कर लिया है पहले लॉ को, KB और यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर 1200 माइनस 25 अपॉन L2 या LB, आप लोग जो बोलना चाहे। तो मैं KB को इधर ले लूं, तो ये KA अपॉन KB इनटू, अब देखिए 1325 माइनस 1200 मतलब ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन ये हो जाएगा आप लोगों का 1175 नीचे की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2। सीधी सी बात है, होगा। अब K और KB की वैल्यू हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 2, दैट मींस L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 125 अपॉन 1175। ओके, तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस तो करना पड़ेगा, वो आप लोग करके बताएंगे आंसर। तो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 2127। तो यूनिट कट हो जाएगा क्योंकि रेशियोज का कभी कोई यूनिट नहीं होता, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी 0.213, दैट इज द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द टू लेयर इज 0.213। देखिए ऐसा क्वेश्चन, अब ये थोड़ा टाइम खाएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोगों को खाली इतना ध्यान रखना है कि आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से लॉज अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2005 का क्वेश्चन है, हीट इज कंडक्टेड थ्रू अ 10 सेंटीमीटर थिक वॉल at a rate of 30 watt per meter square when the temperature difference across the wall is 10 degree centigrade, then what is the thermal conductivity of the wall? ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे लॉ अप्लाई करना है, Q इज इक्वल्स टू K A डेल T बाय L। अब यहाँ पे आप लोगों को एरिया की कोई बात नहीं करी है, दैट मींस यू शुड रिमेंबर इट एज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए जो डेटा नहीं दिया हुआ है कोई इशू की बात नहीं, आप लोगों को निकालना है K। तो K क्या हो जाएगा Q इंटू L अपॉन डेल्टा T, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं लीनियर लो। तो Q की वैल्यू है आप लोगों की 30 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू आप लोगों को लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर थिकनेस, उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे ये हो जाएगी आप लोगों की 0.1 और टेम्परेचर ड्रॉप दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 00 कट 3 इंटू 0.1 मतलब ये हो जाएगा 0.3 वॉट पर मीटर केल्विन, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, आई थिंक। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का सही आंसर है। सो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, that a 0.5 meter thickness wall has its two surface kept at 300 and 200 degree centigrade respectively. Thermal conductivity of the wall varies linearly with the temperature at values 300
and 200 are 25 and 15 watt per meter Kelvin respectively, then the steady heat flux through the wall. ओके कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लोगों को दो थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी मैं एक छोटा सा वॉल का फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, यहाँ पे है K2। तो K1 पे आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है 25 और K2 पे है 15। तो ऐसे केस में आप लोगों को यहाँ पे एक बात समझनी है कि आप लोगों को दिखा हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज लीनियरली। तो जब लीनियरली वेरीज और दो थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई हो आप लोगों के दो एंड स्टेट पे, तो आप लोग निकालोगे के एवरेज। के एवरेज कैसे निकलेगी? K1 प्लस K2 अपॉन 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 25 प्लस 15 अपॉन 2, मतलब 40 अपॉन 2, ये हो जाएगा 20 वॉट पर मीटर केल्विन। अब आप लोगों को क्यों निकालना है, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स माइनस के ए। तो माइनस अब हटा दे तो के की वैल्यू है 20 इंटू एरिया। आप लोगों का कैसे निकलेगा? यहाँ पे एरिया का कुछ डेटा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया को अभी छोड़ देते हैं। इंटू dt, आप लोगों को dt कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब 300 माइनस 200 अपॉन थिकनेस कितनी है लेयर की? 0.5, मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 10। तो ये 5 1 जा, ये 2 जा, 2 से जाएगा 20 इंटू 2, ये हो जाएगा 40 और एक 0 और, मतलब ये हो जाएगा 4 आप लोगों का किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है ये आ रही है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अभी पर आप लोगों को जो वैल्यूज दी हुई है हीट फ्लो की, वो किस में दी है? किलो वॉट में। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर थर्मल कंडक्टिविटी। लोग बात करते हैं a steel plate of thermal conductivity 50 watt per meter Kelvin and thickness 10 centimeter passes a heat flux by conduction of 25 kilowatt per meter square। मतलब ये Q की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। If the temperature of the hot surface of the plate is 100 degree centigrade, then what is the temperature of the colder side। मतलब आप लोगों को hot मतलब T1 दिया हुआ है और T2 ढूंढ के निकालना है। तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, Q is equals to minus KA dt by dx। दैट मीन्स पुटिंग द वैल्यू। अब देखिए आप लोगों को Q किस में दिया हुआ है? इट इज गिवन इन 25 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू के दिया हुआ है 50। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगों को दिया हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की जो Q की वैल्यू है किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर में, मतलब यूनिट एरिया में है, तो ए पुट करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी हो जाएगा T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 मतलब ये हो जाएगा T1 आप लोगों का हो जाएगा 100 माइनस T2 हम लोगों को निकालना है अपॉन x। x कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर थिक, मतलब ये हो जाएगा 0.1। 0.1 को इधर जान दे तो ये हो जाएगा 2500 अपॉन 50, मतलब 1010 कट, ये हो जाएगा 5050 इज इक्वल टू 100 माइनस T2। देयरफॉर T2 की वैल्यू हम लोगों को इजी मिल जाएगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है IAS 2009 में, इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो आप लोग बहुत लकी कहलाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। Next question, a composite wall having 3 layers, thickness 0.3, 0.2 and 0.1 meter and of thermal conductivity is 0.6, 0.4 and 0.1 watt per meter Kelvin is having a surface area of 1 meter square. The inner and outer temperature of the composite wall are 1840 and 340 Kelvin respectively. What is the rate of heat transfer? Directly यहाँ पे आप लोगों को Q is equals to डेल्टा टी अपॉन RTH लगा देना है। 3 लेयर है वॉल की, मतलब डेल्टा टी आप लोगों को ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है 1840 माइनस 340 अपॉन RTH, मतलब 3 कंडक्शन होंगे। कंडक्शन का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, दैट RTH इज इक्वल टू L अपॉन AK। L दी हुई है, पहली लेंथ है आप लोगों की 0.3 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी 0.6 और एरिया तो 1 है तीनों का, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस सेकेंड की थिकनेस है 0.2, थर्मल कंडक्टिविटी है 0.4, थर्ड की थिकनेस है 0.1 और थर्मल कंडक्टिविटी है 0.1। तो ये हो जाएगा 1840 माइनस 340, मतलब ये हो जाएगा 1500 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सॉरी 1500 आना चाहिए। इसको आप लोग जब सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे Q की, तो Q आता है 750 वॉट। ये सॉल्व करने का काम आपका है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्लियरली आप लोगों को सीधा सीधा दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 में आ चुका है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A composite wall of a furnace has 3 layers of equal thickness having thermal conductivities and ratio of 1, 2 and 4. So what will be the value of temperature drop across the 3 respective layers? IS 2009 में पूछा गया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था that delta T is inversely proportional to K and Q is directly proportional to K। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर हो या तीन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा T1 is to delta T2 is to delta T3 will be equal to K3 is to K2 is to K1, कुछ नहीं करना है, K3 4 is to 2 is to 1, सीधा उल्टा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। और अगर आप लोगों को Q पूछा होता तो Q डायरेक्टली हो जाता दैट Q1 is to Q2 is to Q3 is equals to K1 is to K2 is to K3, डायरेक्टली हो जाता 1 is to 2 is to 4। बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन टुगेदर, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द हीट लॉस्ट पर आवर अक्रॉस अ वॉल 4 मीटर हाई। ठीक है, हाइट अभी हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कहाँ यूजफुल रहेगी। 10 meter long, 115 mm thick. If the inside temperature is 30 and outside ambient temperature is 10 degree centigrade, conductivity of the wall is 1.15 watt per meter Kelvin. Heat transfer coefficient for inside wall is 2.5 and 4। तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनसाइड, मतलब ये दिया हुआ है आप लोगों को 1.15, और हीट ट्रांसफर फॉर आउटसाइड वॉल H0 बोलूँ तो 4 दिया हुआ है। डेल्टा टी आप लोगों का निकल जाएगा डायरेक्टली 30 माइनस 10, इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत आसानी से। और उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है के की वैल्यू वॉल की यूनिफॉर्म है 1.15 वॉट पर मीटर केल्विन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हो दैट Q अपॉन ए। अब यहाँ पे अपॉन ए क्यों? क्योंकि आप लोगों को एरिया कुछ दिया हुआ नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज किलो जूल में है तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा टी तो हम लोगों ने निकाल लिया 20 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का एरिया क्या बन जाएगा। मैं यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट नहीं करता हूँ, आप लोगों का एरिया कॉमन निकाल लेते हैं वॉल के लिए। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाइट इंटू लेंथ, क्योंकि परपेंडिकुलर एरिया जो भी क्यूब का होता है, आप लोगों का क्यूब यूं है तो यहाँ पे दो ही चीज आती है, लेंथ ये वाली और ये हाइट। तो एल इंटू एच मतलब ये हो जाएगा 40। तो मैंने एरिया तो कॉमन निकाल लिया। हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आ जाएगा 1 अपॉन H1A। क्या आएगा? 1 अपॉन H1A, कन्वेक्शन की वजह से। तो H1 कितना है? 0.15, ए तो हम लोगों ने बाहर ले लिया। दूसरा हो जाएगा आप लोगों की वैल्यू x अपॉन K1A। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों की? x आप लोगों की पहली जो थिकनेस है वो कितनी है? यहाँ पे ओवरऑल थिकनेस ही देखा जाएगी, तो ये है आप लोगों की 1.115, ये mm में दी हुई है, तो ये हो जाएगी 0.115 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है आप लोगों की? 1.15। आई एम सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे जो H1 है ना, ये वैल्यू मैंने गलत लिखी है, H1 की जगह K की लिख दी। H1 की वैल्यू है 2.5। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूँ, अच्छे से इसको लिख ही दूँ आप लोगों के लिए। ये पूरा का पूरा ही मैं फॉर्मूला भी पहले लिख देता हूँ तो आप लोग गड़बड़ नहीं करोगे। हम लोगों ने यहाँ पे एरिया को भी कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का डेल्टा टी अपॉन एरिया 1 अपॉन ए में कॉमन निकलेगा 1 अपॉन H1 प्लस एक्स अपॉन K1। यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, 1 प्लस 1 अपॉन H2, ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 20 इंटू 1 अपॉन 40, 1 अपॉन आप लोगों का हो जाएगा ये 2.5 प्लस थिकनेस 0.115 अपॉन 1.15 प्लस 1/4। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा 40 ऊपर चला जाएगा, 40 इंटू 20 अपॉन ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा आप लोगों का 0.4, और ये 0.1, ये 0.4 हो जाएगा आप लोगों का, ये 0.1 और ये 0.25। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 40 इंटू 20 अपॉन 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.25। अब देखिए मैंने इसको किलो जूल में निकाल लिया, बहुत बड़ा आंसर आ रहा था इसलिए। तो ये किलो जूल पर सेकेंड में आएगा आंसर 1066.6 किलो जूल पर सेकेंड। पर यहाँ पे आप लोगों को खाली किलो जूल पूछा है। खाली किलो जूल पूछा है तो आप लोगों को क्या करना है,
इसको आवर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट कर दिए आप लोग? इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसको आप लोग इंटू 60 और अपन 1000 कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3840 किलो जूल पर आवर। आप लोग याद रख सकते हैं, तो खाली यहाँ पे किलो जूल बच जाएगा, तो इस वजह से आंसर बन जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई 3840। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अ फर्नेस वॉल इज शोन इन द फिगर कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिया हुआ है और आप लोगों को के की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली निकालनी है। कंडक्शन ही है, कन्वेक्शन की कुछ बात नहीं है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन R1 प्लस R2 थर्मल रेजिस्टेंस 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी आप लोगों का 1000 माइनस 120 120 है पहली वॉल के लिए। यहाँ पे आप लोगों को क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक मिनट में आप लोगों को बता दूं कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर आउटर दिस वॉल। यहाँ पे H आप लोगों को निकालना है, तो H निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को Q चाहिए। H निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले Q चाहिए, फिर आप लोग H निकाल सकते हो। तो उसके लिए ये हम लोगों को इन दोनों वॉल के बीच का कंडक्शन निकालना पड़ेगा और इस वजह से हम लोगों को Q मिल जाएगा यहाँ पे। अपॉन R1 क्या हो जाएगा, L अपॉन ए के बन जाता है। यहाँ पे A तो आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट एरिया है, तो हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.3 थिकनेस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी के प्लस 0.3 थिकनेस अपॉन 0.3 थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है आप लोगों का आंसर कुछ 800 वॉट पर आप लोगों का मीटर यहाँ पे क्यूब। आप लोग एरिया लिखे, मीटर स्क्वायर केल्विन आप लोगों को अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों की क्यू की वैल्यू बन जाती है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आउटर केसिंग के लिए एच की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है दैट क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। तो हम लोगों को एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन डेल्टा टी, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा 800 अपॉन डेल्टा टी कितना होगा, अब देखिए डेल्टा टी है 120 माइनस 40, मतलब 80 से आप लोग डिवाइड करोगे तो 0 कट, ये हो जाएगा 80 और एच का यूनिट हमको पता है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट वॉल इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ थिकनेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, thermal conductivities K and 2K and of equal surface area normal to the direction of heat flow. Okay, the outer surface of the composite wall are at 1100 and 200 degree respectively. The heat transfer takes place only by conduction and the required surface temperature at the junction is 150. आप लोगों को निकालना क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू थिकनेस, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का आप लोगों को रेशियो निकालना है। ठीक है, कंडक्शन है, कोई इशू नहीं है, कंपोजिट वॉल है, दो वॉल है, मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली दो वॉल का कंडक्शन में आप लोगों को पता ही है दैट Q1 इज ऑलवेज इक्वल टू Q2। किस वजह से होता है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर की वजह से होता है। सो यू कैन से दैट KA डेल्टा T अपॉन L 1111 इज इक्वल टू K2 A2 डेल्टा T2 अपॉन L2। डायरेक्टली वैल्यू में यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, तो मुझे L1 अपॉन L2 या सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आप लोग इसके हिसाब से बोले, हम लोग जो हमारा साइन कन्वेंशन लेके चलते वो लेके चलते। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता जाऊँ तो K1 की जगह K, एरिया लेना नहीं है आप लोगों का, क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉमन है। अब देखिए डेल्टा टी सबसे पहले आप लोग देखिए, ये आप लोगों को T1 दिया हुआ है, ये T3 दिया हुआ है और ये जंक्शन टेम्परेचर T2 दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहला टेम्परेचर जो होगा ये हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, ये हो जाएगा T3 लोअर मोस्ट टेम्परेचर, ये हो जाएगा T1 हायर मोस्ट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और इंटरमीडिएट है 200, तो हो जाएगा K इंटू 200 माइनस 150 अपॉन L1 इज इक्वल टू सेकेंड थर्मल कंडक्टिविटी की जगह 2K इंटू इंटरमीडिएट T2 माइनस T3, मतलब 150 माइनस 100 अपॉन L2, तो ये K कट हो जाएगा, बचेगा क्या, L1 अपॉन L2 निकालना, मतलब 200 माइनस 150 50 अपॉन 50 इंटू 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो L1 अपॉन L2 का रेशियो कितना आएगा, 50-50 कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिखता हुआ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, अ कंपोजिट वॉल इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग सेम थिकनेस एंड हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी टू वॉल्स। तो देखिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस में देखिए 92, 93, 97 और 2000 में आ चुका है और इसके बाद भी बहुत बार आया है। तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है
कि ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द समेशन, और वहां पे आप लोग एक 2 डालना भूल जाते हो। जब मैंने थियरी पढ़ाई थी तो वहां पे आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक 2 की वैल्यू पुट करना छोड़ देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन k1 प्लस k2, 1 अपॉन k2 सॉरी। तो जिसको आप लोग जब सॉल्व करते हो, आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 k2 प्लस k1 अपॉन k1 k2, that means k equivalent is equals to 2 k1 into k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये आप लोगों को कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 2 इंटू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार मार लीजिए, आता ही है एग्जामिनेशन में। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप लोगों को इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी, आईएएस 2010 में भी आ गया, तो ये सीरीज में है, कोई इशू नहीं है, भले लेंथ सेम हो फिर भी लेंथ एड अप जरूर होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस विल बिकम 2 इंटू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन है जो आईएएस 97 और 2000 में आया, वही रिपीट किया हुआ है। आप लोग सीधा टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 2k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ें। अ फर्नेस वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इंटरफेस टेम्परेचर T1 विल बी, आप लोगों को T1 निकालना है। तो आप लोग T1 यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को Q निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में H की वैल्यू निकाली थी। सबसे पहले आप लोगों को Q निकालना पड़ेगा और उसके बाद वापस रूल अप्लाई करोगे आप लोग कोई भी दो लेयर्स के बीच में, तो आप लोगों को Ti मिल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं दैट पूरी वॉल के लिए Q विल बी इक्वल टू डेल्टा T अपॉन RTH। तो डेल्टा T कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 120। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1000 माइनस 120 अपॉन RTH क्या हो जाएगा? पहली वॉल के लिए कंडक्शन हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, एरिया हम लोगों ने कांस्टेंट माना है, तो ये हो जाएगा 880 अपॉन L1 कितना है आप लोगों का? लेंथ 1.3, वही का वही सम है, वहां पे H पूछा था, देखिए वही फिगर भी वही लग रहा है, प्लस 0.3 अपॉन 0.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने वहां पे भी Q की वैल्यू निकाली थी, 800 आई थी मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग 800 रखते हैं। अब आप लोगों को निकालना है डेल्टा Ti, तो आप लोग Q अप्लाई कर दो, वापिस लो वॉल T1 और T2 के बीच में, तो T1 और T2 के बीच में कितना बनेगा? Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो T1 माइनस Ti अपॉन L1 अपॉन आप लोगों को क्या हो जाएगा? L अपॉन K। तो L की वैल्यू हो जाएगी 0.3 और K भी 1 वैल्यू का ही लेंगे अपॉन 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जब आप लोग, तो आप लोगों के पास T1 इंटरमीडिएट टेम्परेचर अवेलेबल है, Q भी है आप लोगों के पास अवेलेबल, 800 इज इक्वल्स टू T1 1000 माइनस Ti अपॉन 0.3 प्लस अपॉन 3, तो 0.3 अपॉन 3 इसको उधर जान दीजिए, तो हो जाएगा 800 इंटू 0.3 अपॉन 3, इसको आप लोग 0.1 कर सकते हो डायरेक्टली, इज इक्वल्स टू 1000 माइनस Ti। तो Ti आप लोगों का कैसे निकलेगा? ये बन जाएगा आप लोगों का 800 इंटू 0.1 मतलब 80 इज इक्वल्स टू 1000 माइनस Ti। सो Ti विल बी इक्वल टू 920 डिग्री सेंटीग्रेड, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ रहा है, ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं डेली लेके आता रहता हूँ और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, जिस वजह से आप लोगों का बेसिक्स तो क्लियर हो ही हो, साथ में आप लोग ऐसे एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। 6 बजे ये वीडियो पोस्ट होती है आप लोगों के लिए डेली। हीट एंड मास ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स अभी चल रहा है। हीट एंड मास ट्रांसफर में हम लोगों ने लॉस का टॉपिक पूरा किया, थोड़ा हम लोग हीट एंड मास में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, बट अभी हमारे पास गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत अच्छे समय है, हम लोग आसानी से हमारा कोर्स और रिवीजन पूरा करेंगे। पेपर साथ में ही मैं आप लोगों को सॉल्व करवाते जा रहा हूँ, इस वजह से रिवीजन सेक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से मजा आएगा करने में। So don't forget to subscribe to my channel, like the video, share it with your friends. Jai Hind and Jai Bharat.